Hello everyone, welcome back to Clary Prep. I hope you are doing well. So in today's lecture we are going to talk about one of the most important topic of Indian polity, which is the amendment of the constitution, which is amendment of the constitution. So in today's lecture we are going to talk about this topic is extremely important from the UPSC, UPPCS and state PCS prelims as well as mains point of view, because questions are frequently asked from article 368 and the amendment of the constitution. So without wasting any more time, let's understand the amendment of the constitution in a very simple and conceptual way. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आखिर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है। अगर मैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड फॉर इट्स ओन अमेंडमेंट। अब ऐसी जरूरत क्या पड़ती है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की और चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये कैसा डॉक्यूमेंट है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब लिविंग डॉक्यूमेंट है तो इसे समय के साथ साथ अडेप्ट करना आना चाहिए, समय के साथ साथ चेंज होना आना चाहिए। अब चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज with the time society also change, political conditions also change in the country, economy also changes. Therefore the constitution must have some mechanism through which it can adapt itself to these changing circumstances. अब जब इतने सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल कंडीशंस में, इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी इन चेंजेस के साथ अडेप्ट होना आना चाहिए। इसीलिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत आसान होना चाहिए? सो दैट रेजेस वन कोर टेंशन, शुड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बी इजी और हार्ड? अगर अमेंडमेंट बहुत इजी होगा, अगर इट इज टू इजी, देन द कोर वैल्यूज एंड स्टेबिलिटी गेट सैकी। इट मीन्स दैट अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इजी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज और स्टेबिलिटी खतरे में आ सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हार्ड होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चेंज करना बहुत ज्यादा ही हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंजिंग सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाएगा। देन द कॉन्स्टिट्यूशन कांट एडजस्ट टू न्यू रियलिटीज। देयरफॉर द इंडिया Therefore, the Indian Constitution tried to maintain a balance between rigidity and flexibility. So, अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर वहीं पर हम बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। बट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों के बीच का एक माध्यम है, ना ही वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, नहीं ज़्यादा रिजिड है। So it deliberately sits between the rigidity and flexibility. That's why the Indian Constitution is neither wholly rigid nor wholly flexible. It is a synthesis of both, और we can say that Indian Constitution इन दोनों के बीच का एक बैलेंस अप्रोच है और ये एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की ब्लेंडिंग है। तो ये हुई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए दिए गए हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो इसका मुख्य प्रोविजन है, सबसे मुख्य प्रोविजन क्या है आप देख सकते हैं, वो है आर्टिकल 368। क्या है? आर्टिकल 368। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट ये है कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो कहाँ से इंस्पायर हुआ है? वो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से इंस्पायर हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या है? आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 368 कहां मेंशन है? इट इज मेंशन इन द पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करती है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के एक्सरसाइज के रूप में करती है। इस पावर के द्वारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में
एडिशन कर सकती है, वेरिएशंस कर सकती है और उसको रिपील भी कर सकती है। तो अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन कैरी आउट three amendment provisions like it can add, it can vary, and it can repeal any provision. But can this power be used without any limit at all? तो इसका आंसर है नो। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अनलिमिटेड तरीके से अमेंडमेंट कर सकती है, तो इसका आंसर है नो। विच ब्रिंग्स द विच ब्रिंग्स अस स्ट्रेट टू द नेक्स्ट आइडिया। और नेक्स्ट आइडिया क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। अब पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड नहीं है, इट इज नॉट अ अनलिमिटेड पावर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यह जो पार्लियामेंट की पावर है, इट कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंदा भारती केस जो 1973 में स्टेबलाइज किया गया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड पावर नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या ऑल्टर नहीं कर सकती है। यानी पार्लियामेंट के पास वाइड अमेंडिंग पावर तो है, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकती है। तो अगर हम यहां पर समझें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को? आर्टिकल 368। ये आर्टिकल कहां मेंशन है? पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोविजन कहां से इंस्पायर हुए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। एंड इट कवर्स द पावर्स पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट तीन टाइप के अमेंड कर सकती है। इट कैन एड एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, it can also do the variation in the constitution, can repeal any provision or law from the constitution। बट जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है। और ये अनलिमिटेड क्यों नहीं है? क्योंकि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पावर है पार्लियामेंट के पास वो अनलिमिटेड पावर नहीं है, क्योंकि जो ये पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या ऑल्टर नहीं कर सकती है। सो इट इज लेट डाउन इन द केशवानंदा भारती केस इन 1973 that the parliament have the wide power to amend the constitution but not unlimited power। अब हम आते हैं प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें सबसे पहला स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। An amendment can be initiated only by the introduction of a constitutional amendment bill in either house of the parliament। तो bill can start life only in parliament। मतलब अगर कोई भी constitution amendment bill लाना है तो उसे सबसे पहले किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में हमको प्रेजेंट करना होगा। अब बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल केवल लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये बिल है कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर। जो ये बिल होगा उसको या तो लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नॉट इन अ स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम बात करते हैं कि यह जो मूव है, जो यह बिल है वो कौन ला सकता है। तो ये जो बिल है वो कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? तो ये बिल या तो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब सिंपली ये है कि एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। It simply means any MP who is not a minister. It does not mean an opposition MP, a ruling party
backbencher who holds no ministerial post is still a private member. तो यहाँ पर ये नहीं, आपको ये मतलब नहीं समझना है कि प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो अपोजिशन पार्टी में होते हैं। प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं जो एमपी तो है पार्लियामेंट में, बट कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट उनके पास नहीं है। अगर रूलिंग पार्टी का कोई एमपी मिनिस्टर नहीं है तो टेक्निकली वह भी प्राइवेट मेंबर हो सकता है। सो रिमेंबर, प्राइवेट मेंबर मींस अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। तो हु कैन इंट्रोड्यूस द बिल? द अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 से पहले एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इज द प्रेसिडेंशियल परमिशन रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल? तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस एग्जैक्ट लाइन इज अ फेवरेट प्रीलिम्स वन लाइनर क्वेश्चन के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंशियल परमिशन की जरूरत पड़ती है? तो इसका सिंपल आंसर है नो। सो नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। किस पे आते हैं? स्टेप 2 पे। अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो अब बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आता है पासिंग ऑफ द बिल बाय अ पार्लियामेंट। क्या आता है? पासिंग ऑफ द बिल बाय द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेस में सेपरेटली पास होना बहुत जरूरी है। सो द बिल पास सेपरेटली इन ईच हाउस एंड नीडिंग बोथ ऑफ दिस टुगेदर। आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रत्येक हाउस में निम्न मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो मेजोरिटी क्या होगी? वो होगी हमारी स्पेशल मेजोरिटी। क्या होगी? स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? द बिल मस्ट बी पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड द बिल मस्ट ऑल्सो बी पास्ड बाय द 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो फर्स्ट कंडीशन है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड सेकंड कंडीशन है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी भी हाउस में 100 मेंबर हैं तो उसमें 51 मेंबर के द्वारा वो बिल पास ही होना चाहिए। ये हो गई हमारी टोटल मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। और उसी हाउस से 2/3 लोग जो प्रेजेंट हैं उनसे भी ये बिल पास होना चाहिए। तो तो अगर किसी हाउस की टोटल मेंबरशिप 100 है तो पहली कंडीशन के लिए कम से कम 51 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, लेकिन साथ ही जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनमें से एटलीस्ट 2/3 का सपोर्ट चाहिए। एटलीस्ट 2/3 मेंबर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। सो याद रखिए, इट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल passed by a special majority which is the majority of the total membership of that house and the majority of the 2/3 member of present and voting। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, व्हाट हैपेंस इफ लोकसभा एंड राज्यसभा डिसएग्री ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? क्या प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं? तो इसका आंसर है नो ज्वाइंट सिटिंग। इफ द टू हाउसेस डिसएग्री on the constitution amendment bill there is no provision for the joint sitting, the bill simply cannot move forward। so therefore अगर एक हाउस बिल को पास कर देता है लेकिन दूसरा हाउस उसे पास नहीं करता है तो बिल आगे नहीं बढ़ सकता। यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 इज अबाउट द रेटिफिकेशन बाय स्टेट। अब तक हमने समझा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नॉर्मली पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो डायरेक्टली फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो कुछ प्रोविजन, तो जो ये रेटिफिकेशन बाय द स्टेट है
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, ये केवल तब किक होगा, it kicks only when the amendment touches the federal provision of the constitution। तो यह रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स तब चाहिए होगा जब कोई अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल प्रोविजंस हैं उनको अमेंड करने की कोशिश करता है। सो तो उस टाइम जो पास करने की जो प्रोसीजर रहेगा वो ये रहेगा कि जो बिल है उसको स्पेशल मेजोरिटी से बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास कराना चाहिए, और उसके साथ साथ ये बिल रेटिफाइड होना चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द सिंपल मेजोरिटी। तो यानी कम से कम 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को इस अमेंडमेंट को रेटिफाई करना होगा। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज बाय सिंपल मेजोरिटी, नॉट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। तो कोई भी बिल अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करने की कोशिश करता है तो वो उस बिल का जो पास करने का प्रोसीजर रहेगा उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन भी चाहिए होगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। And there are 7 federal provisions that trigger state ratification. First is election of the president, extent of executive power of union and state, Supreme Court and High Court से related matter, distribution of legislative power between union and states, any list in the 7th schedule। 7 शेड्यूल में कौन सी लिस्ट मेंशन है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो जो ये वाले प्रोविजंस हैं, इन सारे प्रोविजंस में अगर कोई अमेंडमेंट करती है पार्लियामेंट तो उस बिल को पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से और स्टेट की एटलीस्ट हाफ स्टेट लेजिस्लेचर से इसको रेटिफाई कराना होगा बाय अ सिंपल मेजोरिटी। अब हम बात हैं स्टेप 4 पे, वो है प्रेसिडेंशियल असेंट। स्टेप 4 प्रेसिडेंशियल असेंट। अब बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया और जहां रिक्वायर्ड है वहां हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर ने भी रेटिफाई कर दिया। अब बिल आता है प्रेसिडेंट के पास। यहां भी एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट हैड सम डिस्क्रिशन रिगार्डिंग असेंट टू ऑर्डिनरी बिल्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में स्थिति अलग है। स्थिति यहां पर यह अलग है कि प्रेसिडेंट कैन नाइदर विदहोल्ड or nor return the bill for the reconsideration, and it is obligation on the president it have to give it assent, and after the bill receive the president assent it become a constitution amendment act। तो प्रेसिडेंशियल असेंट की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए तो जनरली जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उन वहां पर प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, जैसे वो बिल को विदहोल्ड कर सकता है अपने पास, फिर से रिटर्न कर सकता है बिल को फॉर द रिकंसिडरेशन। बट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो प्रेसिडेंट होता है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अपना असेंट दे ही दे। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ना ही विदहोल्ड कर सकता है ना ही रिटर्न कर सकता है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में। ये ऑब्लिगेशन उसके ऊपर बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा लगाई गई है। सो द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल duly passed according to article 368। सो प्रेसिडेंट के ऊपर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ये ऑब्लिगेशन है कि प्रेसिडेंट को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को असेंट देना ही होगा। अब हम आते हैं कि कौन से वो 3 ब्रॉड बेस हैं जो जिसके द्वारा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं। अब पूरे अमेंडमेंट प्रोसीजर को एक बार कॉन्सोलिडेट करते हैं। तो अब हम बात करें तो
constitution can be amended through different procedure depending upon the provision being amended. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली थ्री ब्रॉड वे में अमेंड किया जा सकता है और ये डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड करने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करें अगर सिंपल मेजोरिटी से, तो सिंपल मेजोरिटी से वो अमेंडमेंट होंगे जो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिटीजनशिप एक्ट एंड शेड्यूल्स। तो ये जो सारे मैटर होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकते हैं। अब आते हैं स्पेशल मेजोरिटी से। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? टोटल मेंबरशिप मेजोरिटी प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजोरिटी। सो एंड इट शुड बी पास बाय ईच हाउस सेपरेटली। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ रहा है अंडर आर्टिकल 368, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होना चाहिए। अब हम आते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उन प्रोविजन को अमेंड करना चाहता है, तो उन प्रोविजन को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सो फॉर द 7 फेडरल प्रोविजन लिस्टेड एबव, हमने ऊपर देखा, तो उनके लिए मोस्ट रिजिड रूट है। वो रूट क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए। अब हम इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो अंडर आर्टिकल 368 है, अंडर इन द पार्ट 20। एंड जो ये प्रोसीजर है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर कौन? जो कोई एमपी किसी मिनिस्ट्रियल पोजीशन पर नहीं है। एंड देयर इज नो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। कोई प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। अगर राज्यसभा और लोकसभा में डिसएग्रीमेंट होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेकर, तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 है वो स्पेशल मेजोरिटी से बोथ द हाउसेस में से पास होना चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? टोटल मेंबरशिप मेजोरिटी एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 जो फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए बाय अ सिंपल मेजोरिटी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस से पास हो गए और जिन प्रोविजन में स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए था तो वहां से भी पास हो गए, तो उसके बाद जो बिल आता है वो आता है प्रेसिडेंट के पास उसके असेंट के लिए। एंड इट इज मैंडेटरी ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं देते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड तो कर सकता है पर उन प्रोविजन को अमेंड नहीं कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस के वर्डिक्ट में दी थी। अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझें तो सबसे पहले क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन आइदर हाउस, नो प्रायर प्रेसिडेंशियल परमिशन नीडेड। जब दोनों हाउस से बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा और जिन अमेंडमेंट में फेडरल प्रोविजन अमेंड हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहां से रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट का चाहिए होगा। उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। So throughout all of this, one ceiling never lift, which is what? Which is the basic structure doctrine. So throughout this process,
कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है उसको कोई भी हनन नहीं होगा, एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नेवर डिस्ट्रॉय इट्स फाउंडेशन. So it is all about today's lecture, in which we have comprehensively covered the amendment of the Indian Constitution. So I hope अब आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी, स्टेट रेटिफिकेशन, प्रेसिडेंसी असेंट और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पूरा फ्रेमवर्क आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो डेफिनेटली रिवाइज दिस पॉइंट, because constitution amendment is a very important prelims topic, especially for UPSC, UPPCS and other state PCS examination. Thank you so much for watching. Keep learning, keep revising, and I will see you